गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट होने वाला है और हमारा भी यूनिट वाइज आपका स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग शैक्षिक तकनीकी से थर्ड यूनिट देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें कई क्वेश्चन मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में देख लेंगे, शैक्षिक तकनीकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपका बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको मैंने डिटेल में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है, उसे आप ध्यान से देख लेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रथम यानी कि प्रथम पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक उद्देश्य, दूसरा है आपका प्रारंभिक व्यवहार यानी कि पूर्व व्यवहार, तीसरा है आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया और लास्ट आपका निष्पादन मूल्यांकन। तो इसका आंसर है ए, अनुदेशात्मक निर्देशात्मक उद्देश्य। ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में आपका पहला पद आपका अनुदेशात्मक यानी कि निर्देशात्मक उद्देश्य होता है। अब इसके हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, यानी कि पहला आपका होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होता क्या है? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव वे उद्देश्य होते हैं जिसमें शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षण निर्धारित करता है। जैसे आप योजना बनाते हैं वो आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं और ये उद्देश्य लिखने की सीमा का बोध कराते हैं। फिर शिक्षा इन्हीं उद्देश्यों को पूरी करने के लिए शिक्षण करता है और यह शिक्षा निश्चित दिशा प्रदान करता है। ये तो था आपका इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका एंटरिंग बिहेवियर यानी कि प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है? प्रारंभिक जो व्यवहार होता है वो शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, वृद्धि का स्तर और सीखने की योग्यता का आंकलन करता है। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में आपका क्या होता है? ये प्रक्रिया का संबंध शिक्षण होने वाली क्रियाओं से होता है जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं क्लास में जाने के बाद। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम अधिगम अनुभव प्रदान भी करते हैं और इसे ही हम अंत्यक्रिया अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद से लास्ट में आपका आता है निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आप मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम गोल लेके चले हैं, जो अनुदेशात्मक उद्देश्य लिए हैं, उनकी प्राप्ति किस सीमा का पता लगाना, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं वो हमने कितने सीमा तक उसको अचीव कर लिया है। ये आपका होता है ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसमें 4 है। सबसे पहला आपका पद है अनुदेशात्मक, जिसे हम निर्देशात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। दूसरा आपका एंट्री बिहेवियर जिसे हम प्रारंभिक व्यवहार या पूर्व व्यवहार कहते हैं। तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और लास्ट आपका निष्पादन मूल्यांकन। ये चारों आपको पद याद रखने हैं। कई बार पूछ लेता है थर्ड कौन सा है, लास्ट कौन सा है। पहले आप ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद से बिहेवियर, फिर प्रोसीजर और लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है, ग्लेशियर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में आपको ये भी याद रखना है इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट ग्लेसर। और कब इस प्रतिमान का विकास हुआ? 1962 में। याद रखेंगे, आपके 4 पद है, रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रयोजनवाद की शिक्षण विधि है? पहला ऑप्शन है आपका प्रश्नोत्तर, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुसंधान, तीसरा आपका लर्निंग बाय डूइंग और लास्ट आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका आंसर है डी, प्रोजेक्ट मेथड। आपको पता है कि आपका प्रयोजनवाद में शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की जाती है? प्रोजेक्ट मेथड। अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद में आपका विवेचना, व्याख्या, संवाद और प्रश्नोत्तर विधियाँ आती है। जबकि हम अगर यथार्थवाद की बात करें तो उसमें आपका ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, फिर आपका प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंटल है, फिर आपका स्व अनुभव जो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है, रिसर्च करना, सह संबंध, ये सब विधियाँ आपकी यथार्थवाद में आती है। अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद आपका लर्निंग बाय डूइंग पे, फिर उसके बाद से लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और फिर लर्निंग बाय प्लेइंग पे जोर देता है। जबकि हमारा प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट मेथड जो है हमारा किस पे है? आपका लर्निंग बाय डूइंग तो है ही, साथ साथ सहसम्मत और एकीकरण पे भी जोर देता है और इसके साथ साथ अनुभव द्वारा सीखे और सीखने के स्वदेश्य प्रक्रिया पे भी जोर देता है। मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। आदर्शवाद में आपका व्याख्यान, विवेचना, संवाद और प्रश्नोत्तर विधि आता है। यथार्थवाद में आपका अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल, स्व अनुभव और खोज तथा सहसंबंध आता है। जबकि प्रकृतिवाद में लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय प्लेइंग आता है। और साथ में आपका प्रयोजनवाद की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट मेथड विधि यूज़ की जाती है और इसमें भी आपका अनुभव द्वारा सीखने, फिर करके सीखने और सीखने के स्वदेश्य प्रक्रिया को जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है?
पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, तीसरा आपका ऐतिहासिक विधि और लास्ट है आपका योजना विधि। तो इसका आंसर है डी, योजना विधि। आपका योजना विधि जो है बाल केंद्रित विधि है। अगर हम बात करें बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित विधियाँ कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अलग से मैंने एक टॉपिक को पढ़ाया है, उसे आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं तो उसमें व्याख्यान विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल मेथड। इसमें आपका शिक्षक केंद्रित कौन कौन सा है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और हिस्टोरिकल मेथड। अगर हम बाल केंद्रित की बात करें तो योजना विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि यानी कि, और लेबोरेटरी विधि आती है यानी कि प्रयोगशाला विधि आती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अगर टीचर केंद्रित मेथड पूछा, विधियाँ मतलब होता है मेथड और प्रविधियाँ मतलब होता है टेक्निक, तो हम विधियों की बात कर रहे हैं। शिक्षक केंद्रित विधियों में आपका व्याख्यान विधि, क्योंकि टीचर ही बोलता है और जो बच्चे होते हैं वो पैसिव होते हैं। प्रदर्शन विधि में दोनों का इंक्लूडेड होता है, फिर भी आपका टीचर आपको समझाता है, सिखाता है, उसके बाद से आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर उसके बाद से आपका आता है ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। फिर लास्ट में आपका जब हम बात करें बाल केंद्रित विधियों की तो उसमें आपका आता है योजना विधि, यानी बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये अलग अलग से मैंने इसको अलग अलग से पढ़ाया हुआ है, इसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, हर एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज विधि जो कि आर्मस्ट्रांग द्वारा दी थी, वो भी आपको पढ़ लेना है, इसको भी मैंने अलग से पढ़ाया है, ये टॉपिक अलग अलग से पढ़ाया है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर प्रयोगशाला विधि भी आपका बाल केंद्रित विधियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधि के अंतर में स्पष्ट नहीं करता है। मेथड और टेक्निक की बात कर रहा है, इसमें अंतर स्पष्ट नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका शिक्षण विधि का सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण से उद्देश्य से होता है, जबकि प्रविधि का उद्देश्य सीधा संबंध न होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि प्रविधियाँ आपकी परंपरागत मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका विधियों में मैक्रो उपागम का अनुसरण किया जाता है, जबकि आपका प्रविधियों में शिक्षण उपागम का अनुसरण किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका विधियाँ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक और आदि पहलुओं पर आधारित होती है, जबकि प्रविधियों में तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर है बी, ये आपका नहीं है। शिक्षण विधियाँ आपका आधुनिक मानव संगठन ना होकर आपका परंपरागत मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि प्रविधियाँ आपकी आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आपका जो सेकंड है वो इसका आंसर नहीं है, यानी कि विधियाँ और प्रविधियों में ये अंतर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड जो है वो आपका होगा कि शिक्षण विधियाँ परंपरागत मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है और प्रविधियाँ आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत पर आधारित होती है। आपका जो प्रत्यक्ष विधि है यानी कि जो आपकी शिक्षण विधि है वो आपकी प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है और प्रविधि का सीधा संबंध ना होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर आपका जो शिक्षण विधि है उसका मैक्रो उपागम का अनुसरण करता है, जबकि वो माइक्रो अप्रोच का अनुसरण करता है। फिर आपकी इन विधियाँ क्या होती है, जो शिक्षण विधियाँ हैं वो आपकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक और आर्थिक पहलुओं पर आधारित होती है, जबकि प्रविधियाँ आपकी तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुनियादी शिक्षण प्रतिमान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन आपका ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा आपका शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान और लास्ट ऑप्शन है आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसका आंसर है बी, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। आपका जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है जो कि ग्रेसी ने दिया है वो आपका किस में आता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में आता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में और भी सारे प्रतिमान हैं, ये प्रतिमान मैंने पढ़ाए हैं आपको, टीचिंग मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान जिसको हम साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं, इसमें आपका बेसिक टीचिंग मॉडल जो कि आपका ग्लेशियर का है, मौलिक शिक्षण प्रतिमान, फिर आपका कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, फिर आपका है टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग, फिर आपका आता है एन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग आपका फ्लेंडर का है, फिर आपका जो स्कूल लर्निंग है यानी टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग है वो कैरोल का है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें भी आपकी किस में आती हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में आती है। जबकि हम ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो उसमें आपका सुक्रेत टीचिंग मॉडल आता है, फिर आपका क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल आता है और लास्ट में आपका पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग आता है, जिसे हम व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान कहते हैं।
फिर हम आते हैं शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान में, यानी कि टीचिंग मॉडल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसमें आपका हिल्डा टाबा का यानी कि टाबा शिक्षण प्रतिमान आता है। फिर आपका टर्नर का प्रतिमान आता है। फिर आपका शिक्षण अभिविन्यास विषमता प्रतिमान, जिसे हम मॉडल ऑफ वेरिएंस इन टीचिंग ओरिएंटेशन कहते हैं। फिर आपका आता है फॉक्स लिपिड प्रतिमान, यानी कि द फॉक्स लिपिड मॉडल ऑफ टीचिंग आता है। अगर हम आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो उसमें सोशल इंटरेक्शन मॉडल आता है, जो कि आपका सामाजिक अंतरक्रिया मॉडल कहलाता है। फिर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, जो कि आपका सूचना प्रक्रिया मॉडल आता है। थर्ड है आपका व्यक्तिगत स्रोत मॉडल, यानी कि पर्सनल सोर्स मॉडल आता है। और लास्ट में आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल आता है, यानी कि आपका व्यवहार परिवर्तन मॉडल आता है। तो ये मॉडल्स भी कई बार पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान में आपका सुकराती शिक्षण प्रतिमान, जो कि आपका सुकरात टीचिंग मॉडल कहते हैं। दूसरा है आपका क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल, जिसमें हम परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। थर्ड है आपका पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि व्यक्तिगत विकास शिक्षण प्रतिमान आएगा। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में कौन सा आएगा? आपका ग्लेशियर का आपका बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसे हम मौलिक शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। फिर आपका आएगा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, जिसे हम कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान कहेंगे। फिर थर्ड आएगा आपका विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, जिसे हम टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग कहेंगे। फोर्थ है आपका अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, जिसे हम इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग कहेंगे। फिर आपका आता है शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान। इसमें हमारी कौन से हैं? पहले हिल्डा टाबा का टाबा शिक्षण प्रतिमान, जिसे हम टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं। फिर आपका आएगा टर्नर का प्रतिमान, जिसे हम टर्नर मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं। फिर आता है आपका मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचर्स ओरिएंटेशन, यानी कि शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान कहेंगे। लास्ट में आपका आएगा फॉक्स लिपिड प्रतिमान, जिसे हम फॉक्स लिपिड मॉडल ऑफ टीचिंग कहेंगे। ये आपके शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान में आएगा। लास्ट में आपका आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में कौन सा आएगा? पहला तो आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल आएगा, जिसे हम सामाजिक अंतर्क्रिया मॉडल कहते हैं। फिर आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, जिसे हम सूचना प्रक्रिया मॉडल कहते हैं। और थर्ड है आपका व्यक्तिगत स्रोत मॉडल, जिसे हम पर्सनल सोर्स मॉडल्स कहते हैं। और लास्ट में आपका आएगा व्यवहार परिवर्तन मॉडल, जिसे हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल कहते हैं। तो ये मॉडल्स भी आपको ध्यान में रखने, कौन से मॉडल किस प्रतिमान में आएंगे। ठीक है, आपको ये शिक्षण विधियाँ और मॉडल्स आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से मिल जाएंगे। हर एक मॉडल को, हर एक विधि को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शैक्षिक तकनीकी के नाम से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद से जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसको मैंने अलग अलग टर्म में पढ़ाया है, यानी कि अलग अलग डिस्क्राइब किया है, ब्लैक बोर्ड पर डिस्क्राइब किया है। इसे भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर आपका एक टॉपिक आता है टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इसको आप पढ़ लेंगे। मॉडल ऑफ टीचिंग, ये थोड़ा सा लेंदी है, टीचिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बहुत लेंदी है थोड़ा सा, इसको भी आप लोग देखिएगा 2x पे देख लीजिएगा। आप लोग एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा ये लेसन में क्या क्या है, आपके हर एक टॉपिक्स में क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका मॉडल ऑफ टीचिंग आपको पढ़ना है। हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन क्लास में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जो आपका लिंक है उसमें मिल जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं, आपको फुल हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है। पहला ऑप्शन है स्वरूप, दूसरा ऑप्शन लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन सामाजिक प्रणाली, और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। शिक्षण प्रतिमान में आपके तत्व आते हैं स्वरूप सबसे पहला, लक्ष्य, फिर सामाजिक प्रणाली आते हैं, यानी ये सब चीज़ें इसके मूल तत्व में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। पहला ऑप्शन है स्टुलॉक एंड डेविस, दूसरा ऑप्शन है B.F. स्किनर, थर्ड है आपका रॉबर्ट ग्लेसर, और लास्ट ऑप्शन है डेविड आसुबेल। इसका आंसर है सी, रॉबर्ट ग्लेसर। रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे रॉबर्ट परिवर्तन प्रतिमान, रॉबर्ट ग्लेसर शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, इसके भी याद रखेंगे। अगर हम स्टुलॉक डेविस की बात करें तो उन्होंने कंप्यूटर सहायता प्रतिमान दिया है। स्टुलॉक एंड डेविस ने क्या दिया है? कंप्यूटर सहायता प्रतिमान। B.F. स्किनर की बात करें तो B.F. स्किनर ने आपका व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान दिया है, जिसे हम अनुबंधन अनुक्रिया प्रतिमान भी कहते हैं। स्किनर ने कौन सा दिया है? व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान दिया है, जिसे हम अनुबंध अनुक्रिया प्रतिमान भी कहते हैं। अगर हम डेविस आसुबेल की बात करें तो डेविस आसुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान दिया है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। रॉबर्ट ग्लेसर का आपका बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, स्टुलॉक और डेविस का आपका कंप्यूटर सहायता प्रतिमान, B.F. स्किनर का व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान, और डेविस आसुबेल का आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। पहला ऑप्शन है 3 परिवारों में, दूसरा ऑप्शन है 4 परिवारों में, थर्ड ऑप्शन 2 परिवारों में, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, 4 परिवारों में।
आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 4 परिवारों में किया गया है। पहला है आपका सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग, दूसरा आपका सूचना प्रतिक्रिया प्रतिमान वर्ग, थर्ड है आपका व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान वर्ग और लास्ट है आपका व्यवहार परिवर्तन या परिवर्तन प्रतिमान वर्ग। ठीक है, याद रखेंगे। है आपका सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग, दूसरा आपका सूचना प्रतिक्रिया प्रतिमान वर्ग, थर्ड है आपका व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान वर्ग और लास्ट है आपका व्यवहार परिवर्तन या परिवर्तन प्रतिमान वर्ग। ये 4 वर्गीकरण किया गया है आधुनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक प्रतिमान, दूसरा है आगमन प्रतिमान, थर्ड है बुनियादी प्रतिमान और लास्ट है आपका अनुकरणीय प्रतिमान। इसका आंसर है सी, बुनियादी प्रतिमान। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में प्रमुख घटक आपका बुनियादी प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन, तीसरा ऑप्शन है पुनर्बलन और लास्ट ऑप्शन ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। स्किनर प्रतिमान के स्वरूप में आपके तत्वों की बात करें तो आपका अनुक्रिया, पुनर्बलन और उद्दीपन ये सभी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रतिमान के जनक कौन हैं। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है ओलिवर तथा सेवर, थर्ड ऑप्शन है आपका फॉक्स और लास्ट ऑप्शन आपका बेथल और मेने। इसका आंसर है ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकासात्मक प्रतिमान दिया, जबकि हम ओलिवर और सेवर की बात करें तो उन्हें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल दिया। फिर अगर हम बात करें क्रॉक्स की तो उन्होंने सामाजिक पुच्छा प्रतिमान दिया जिसे हम सोशल इंक्वायरी मॉडल कहते हैं, और बेथल और मेने ने आपका प्रयोगशाला विधि प्रतिमान दिया है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। क्रॉक्स ने आपका सामाजिक पुच्छा प्रतिमान जिसे हम सोशल इंक्वायरी मॉडल कहते हैं, बेथल और मेने ने आपका प्रयोगशाला विधि प्रतिमान, जीन पियाजे का आपका विकासात्मक प्रतिमान और आपका जो है ओलिवर और सेवर उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन है आसुबेल, थर्ड ऑप्शन है रिचर्ड एंड सचमैन और लास्ट ऑप्शन है हिल्डा टाबा। इसका आंसर है ए, ब्रूनर। ब्रूनर का आपका संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान है। आसुबेल की बात करें तो आसुबेल ने अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया है। अगर हम रिचर्ड सचमैन की बात करें तो उन्होंने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जिसे हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहते हैं। फिर हिल्डा टाबा की बात करें उन्होंने आगमन प्रतिमान दिया है। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ब्रूनर का आपका है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान, आसुबेल का है अग्रिम संगठन प्रतिमान, रिचर्ड सचमैन का है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान जिसे हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहते हैं, और हिल्डा टाबा की बात करें तो वो आगमन प्रतिमान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है आई.के. डेविस, दूसरा ऑप्शन है जे.एस. ब्रूनर, थर्ड है आपका हर्बर्ट स्पेंसर और लास्ट आपका बी.एस. ब्लूम। इसका आंसर है डी, बी.एस. ब्लूम। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रवर्तक आपके बी.एस. ब्लूम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क प्रबंध संवेदन आवरों का विकास किया। पहला ऑप्शन है ऑसबर्न ने, दूसरा ऑप्शन है बास्किन ने, थर्ड ऑप्शन है स्टूलोटर ने और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक ने। तो इसका आंसर है ए, ऑसबॉर्न। मस्तिष्क प्रबंध संवेदन आवरों का विकास आपका ऑसबॉर्न ने किया है। ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, इसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसे भी आप डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक का शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है सामूहिक निर्वाह, दूसरा ऑप्शन है संवेदनशील प्रशिक्षण, थर्ड है आपका मस्तिष्क संवेदन और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रजातांत्रिक में शिक्षण विधि में अगर हम बात करें तो सामूहिक निर्वाह, मस्तिष्क संवेदन और संवेदनशील प्रशिक्षण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है अनुवर्ग, दूसरा ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, थर्ड ऑप्शन है आपका अभिक्रमित अनुदेशन और लास्ट ऑप्शन है खोज विधि। इसका आंसर है सी, अभिक्रमित अनुदेशन। व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षण विधि में आपका अभिक्रमित अनुदेशन आएगा, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आएगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इसको देख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण प्रविधियों में अंतर होता है। पहला ऑप्शन है प्रारूप का, दूसरा ऑप्शन है अधिनियमों का, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्यों का और लास्ट ऑप्शन है पाठ्यवस्तु का। इसका आंसर है सी, उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण प्रविधियों में आपका उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित आव्यूह है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान आव्यूह, दूसरा ऑप्शन है पाठ प्रदर्शन आव्यूह, थर्ड ऑप्शन है अनुवर्ग शिक्षण आव्यूह और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक केंद्रित आव्यूह में आपका व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन और अनुवर्ग शिक्षण आएगा। इसी में अगर हम छात्र केंद्रित आव्यूह की बात करें तो इसमें आपका योजना विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक सामग्री यानी अनुदेशन, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी।
मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षक केंद्रित में आपका व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, अनुभव शिक्षण आएगा, जबकि आपका छात्र केंद्रित में आपका योजना, अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह केंद्रित आव्यूह है। पहला ऑप्शन है अनुकरणीय आव्यूह, दूसरा ऑप्शन है आपका शैक्षिक यात्रा आव्यूह, थर्ड ऑप्शन आपका योजना आव्यूह और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। समूह केंद्रित आव्यूह में आपका अनुकरणीय आव्यूह, शैक्षिक यात्रा आव्यूह, योजना आव्यूह, ये सभी के सभी आपके समूह केंद्रित आव्यूह होते हैं। इसी में आप ऐतिहासिक खोज आव्यूह की बात करें तो वो भी आपका समूह केंद्रित आव्यूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन है पार्कर और लास्ट ऑप्शन है स्टीवेंस। इसका आंसर है ए, जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि आपकी जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। जबकि आप ये भी याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट विधि कहाँ पर विकसित हुआ था। प्रोजेक्ट विधि आपका अमेरिका में विकसित हुआ था। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आपका परियोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है और प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक द्वारा आपका 1918 में प्रतिपादित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जॉन डेवी ने प्रयोजनवाद पर आधारित प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। साथ साथ में इनकी बुक भी याद रखेंगे। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड को 4 भागों में बांटा था। याद रखेंगे फाउंडेशन ऑफ मेथड किसका है, किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है। इसे मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। इसे हम प्रोजेक्ट विधि को अन्य नाम से भी जानते हैं, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड से भी नाम के से जानते हैं। फिर हम ये विधि कहाँ पर विकसित हुई, अमेरिका में विकसित हुई। और जॉन डेवी ने प्रयोजनवाद पर आधारित प्रोजेक्ट विधि आपके किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक द्वारा 1918 में ये प्रतिपादित की गई थी और इनकी बुक भी याद रखेंगे, फाउंडेशन ऑफ मेथड, जिसे 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि का आधारभूत सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थर्ड है आपका अनुभवशीलता का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि के आधारभूत सिद्धांत में आपका उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुभवशीलता का सिद्धांत शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, कथन किसका है। पहला ऑप्शन है गैने का, दूसरा ऑप्शन है आसुबेल का, थर्ड ऑप्शन है जेम्स एमली का और लास्ट ऑप्शन है स्टीवेंस का। इसका आंसर है ए, गैने का। गैने का ये स्टेटमेंट है कि समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का विकास सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण नीति के जन्मदाता कौन है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लर्क और लास्ट ऑप्शन है वेस्ले। इसका आंसर है ए, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। अन्वेषण नीति के जन्मदाता आपका प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज या दरवाजे के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्ष के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है पी.एन. अवस्थी, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल तथा किल्जर, थर्ड ऑप्शन है बाइनिंग एंड बाइनिंग और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, बाइनिंग एंड बाइनिंग। बाइनिंग का स्टेटमेंट है कि मेज या दरवाजे के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्ष के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान का अर्थ है। पहला ऑप्शन है वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उनके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रतिमा, थर्ड ऑप्शन है प्रतिमूर्ति और लास्ट ऑप्शन है परछाई। इसका आंसर है ए, वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उनके अनुरूप या वस्तुएं बनाई जाती हैं वो प्रतिमान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक नियमों पर आधारित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक नियमों पर आधारित होते हैं, थर्ड है आपका दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषताओं में हम बता सकते हैं कि दार्शनिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, दूसरा ऑप्शन है व्यू रचना के लिए, थर्ड है आपका अनुदेशन सामग्री के प्रयोग के लिए और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण आपके विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता था।
ये तो है आपका, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपके हर एक ऑप्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर दीजिए। देखिए, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।